हैरानी के साथ पूछता है। कैसा बिसाहा? क्या बिसाहा किया था यामिनी ने तेरे पापा के साथ? युग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है। नहीं, मुझे नहीं पता, पर यामिनी ने मेरे पापा के साथ कुछ न कुछ बिसाहा जरूर किया था, और मुझे तो लगता है उसी बिसाहा के कारण उसने मेरे पापा को मारा होगा, जब वो बिसाहा पूरा नहीं हुआ होगा। अभिमन्यु युग की आंखों में देखते हुए कहता है। युग, ये बात तो पूरा गांव जानता है कि लेखक बाबू को यक्षिणी ने ही मारा था, लेकिन ये नहीं पता था कि किस वजह से। हो सकता है इन सब के पीछे की वजह बिसाहा ही हो। पर आखिर यक्षिणी ने तेरे पापा के साथ क्या बिसाहा किया होगा और क्यों? उसे तेरे पापा के साथ बिसाहा करने की क्या जरूरत पड़ गई? युग खामोश ही रहता है। वो तो अभी भी यामिनी के ख्यालों में ही खोया हुआ था। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी यामिनी ऐसा कुछ कर सकती है। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि यक्षिणी एक डायन है, डायन। और डायन किसी की सगी नहीं होती, अपने अपनों की भी नहीं। अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक पहुंच जाती है, पर तू ही यकीन नहीं करता था। अब तो हो गया ना तुझे मेरी बातों पर यकीन कि यक्षिणी अच्छी नहीं है बल्कि एक डायन है, डायन। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। औरत की चीख इतनी खौफनाक थी कि पेड़ों पर बैठे सारे चमगादड़ उड़ने लग गए थे। बंगला मुड़ा घाट और जंगल में एक हलचल सी मच गई थी। चारों तरफ उस औरत की चीखने की आवाज अभी भी गूंज रही थी। अभिमन्यु घबराते हुए युग से कहता है। ये किसकी चीख थी? ऐसा लगा जैसे चीख ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ से आई हो। कुछ प्रॉब्लम है, चल कर देखते हैं। इतना कहकर अभिमन्यु और युग दोनों ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में डायना के चीखने की आवाज अभी तक गूंज रही थी। पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में अंधेरा छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डायना एक अंधेरे कमरे के अंदर थी। वहां इतना अंधेरा था कि डायना तक ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, बस उसकी लंबी लंबी आहें भरने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी कमरे के अंदर डायना के चीखने की गूंज अभी भी गूंज रही थी। 5 मिनट पहले उसी कमरे के अंदर डायना के हाथ में वही पुराना कागज था जो उसे ब्लेजर के अंदर से मिला था। डायना उसी कागज को पढ़ने में लगी हुई थी। उसका पूरा ध्यान कागज को पढ़ने में था। जैसे जैसे वो कागज पढ़ते जा रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। तभी अचानक से पूरी ग्रेवयार्ड कोठी की लाइट चली जाती है और कमरे के अंदर अंधेरा छा जाता है। डायना बड़बड़ाती है। ये लाइट को क्या हो गया? ये कैसे चली गई? डायना कुछ अंदाजा लगा पाती और अपने कदम आगे पीछे बढ़ाती, तभी अचानक से उसके हाथ में जो पुराना कागज था उसमें आग लग जाती है। कागज जलने लग जाता है। कागज को अपने आप जलता हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। देखते ही देखते कागज पूरी तरह जलने लग जाता है। आग की आंच डायना के हाथ तक पहुंचने लग गई थी। डायना उसी वक्त उस कागज को छोड़ देती है। अगर वो कुछ पल और कागज को पकड़ कर रखती तो उसका हाथ जल जाता। कागज फर्श पर गिरता है और पूरी तरह जल जाता है। उस कागज के जलने के साथ ही कमरे के अंदर एक अजीब सी गंध महकने लग गई थी। वो महक ऐसी थी जैसे किसी सड़ी हुई बॉडी में से आती है। कागज के जलने से कमरे के अंदर जो थोड़ी देर के लिए उजाला हुआ था, कागज के राख बनने के साथ ही कमरे के अंदर वापस से अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में डायना बुरी तरह डर गई थी। उसकी तेज तेज चलती दिल की धड़कनों से वो डर साफ समझ में आ रहा था। डायना कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी उसे एहसास होता है जैसे किसी ने उसके दोनों वक्षों पर हाथ रखे हो। कोई उसके दोनों वक्षों पर हाथ फेर रहा हो। डायना घबरा जाती है और तुरंत अपने हाथों से अपने वक्षों को छूने लग जाती है, पर उसके वक्षों पर किसी और का हाथ नहीं था। कोई उसके वक्षों को नहीं छू रहा था। अभी डायना ने अपने वक्षों पर हाथ रखे ही थे कि तभी उसे फिर एहसास होता है जैसे किसी ने उसके बदन को छुआ हो, पर इस बार उसके वक्षों को नहीं बल्कि उसके कपोल नितंबों को। कोई उसके नितंबों को मसल रहा था। डायना अपने हाथ अपने वक्षों से हटाकर अपने नितंबों पर ले जाती है, पर वहां पर भी किसी और का हाथ नहीं था। कोई डायना के बदन को बार बार छूने लग जाता है। कभी डायना को किसी के हाथ का स्पर्श अपने वक्षों पर, कभी नितंबों पर तो कभी मादक कमर पर महसूस हो रहा था। डायना डरते हुए हकलाते हुए कहती है, कौन है? कौन है? कोई जवाब नहीं आता है। कोई डायना के बदन के हर एक अंग को बड़ी ही वासना के साथ मसलने में लगा हुआ था। डायना बुरी तरह घबरा गई थी, पसीने से तरबतर हो गई थी। उसकी सांसें जोरों से चलने लग गई थी। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक हल्का सा हवा का झोंका आता है जिससे दरवाजे के चरमराने की आवाज सुनाई देती है और डायना अंधेरे में समझ जाती है कि दरवाजा किस तरफ था।
जैसे ही डायना दरवाजे का अंदाजा लगाती है, वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ भागने लग जाती है। डायना ने दरवाजे के पास पहुंचने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। अभी वो भागते हुए दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी किसी ने उसके पैरों को नीचे से पकड़ लिया और तेजी के साथ उसे पीछे खींच लिया, जिस कारण वो पेट के बल धड़ाम से नीचे गिर जाती है और कोई डायना को वापस से कमरे के अंदर खींचने लग जाता है। डायना दर्द से कराहते हुए चीखती है, आह! डायना बुरी तरह डर के मारे कांप रही थी। उसकी सांसें जोरों से चलने लग गई थी। डायना अभी लंबी लंबी आहें भरी रही थी कि तभी उसे फिर किसी की पकड़ का एहसास होता है। कोई उसके पैरों पर हाथ फेरते हुए उसके बदन के ऊपर की तरफ आ रहा था। कोई बड़ी ही बेरहमी के साथ उसके बदन को मसल रहा था। अभी किसी के हाथ का स्पर्श डायना को उसकी जांघों पर हुआ ही था कि तभी वो एक लंबी आह भरते हुए बड़बड़ाती है, बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। इतना कहकर डायना कसकर डरावनी आवाज में चीखती है, आह! डायना की चीख इतनी तेज थी कि पूरी ग्रेवयार्ड कोठी के खिड़कियों के कांच टूट गए थे। उसकी चीख सिर्फ ग्रेवयार्ड कोठी में ही नहीं, बल्कि ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर भी गूंज रही थी। डायना तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। डायना की आंखें हरे रंग में चमकने लग गई थी। उसके नाखून पहले से ज्यादा लंबे और पैने हो गए थे, वो भी सफेद से हरे हो गए थे। उसका पूरा डर गायब हो गया था। उसे उसकी चमकती हरी आंखों से अंधेरे में भी दिखाई देने लग गया था। वो देखती है कि उसके सामने काला साया था जो कि काले धुएं से बना हुआ था और वो धुआं हल्का हल्का हवा में उड़ रहा था। डायना उस काले साये को घूरते हुए कहती है, मैं आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने अपनी सारी हदें पार कर ली है, अब और नहीं। वो काला साया अपनी पीली आंखों से डायना को घूरते हुए भारी आवाज में कहता है। तो डायन आज अपने रूप में आ ही गई। उस काले साये की आवाज में ही इतना डरावनापन था कि कोई इंसान उसकी आवाज सुनकर ही खौफ से मर जाए। डायना उस काले साये की पीली आंखों को देखते हुए कहती है, मैं तो अपने असली रूप में आ गई, पर तू कब अपने असली रूप में आएगा भक्षानर? काला साया खामोश रहता है। डायना को गुस्से के साथ घूरता रहता है। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी भक्षानर। काला साया कहता है, मैं तो खुद तुझे नहीं छोड़ूंगा डायन। ऐसा पकड़ूंगा, ऐसा जकड़ूंगा कि तेरा सारा दम बाहर निकाल लूंगा। तेरी चीखें सुननी है मुझे, दर्द से कराहती हुई चीखें। मुझे तो लगा सारी डायनें बदसूरत होती हैं, पर तुझे देखकर जाना कि सारी डायनें नहीं, डायनों का बदन इतना लाजवाब होता है। वो तुझे देखकर जाना। तूने मेरी वासना को जगा दिया है डायन। इतने सालों से छुपकर रह रहा था, पर तेरे इस बदन को छुए बिना नहीं रह पाया। आ डायना, मेरी बाहों में समा जा। आजा डायना। डायना गुस्से से काले साये को घूरते हुए कहती है, आज तेरा अंत है भक्षानर मेरे हाथों। इतना कहकर डायना अपने कदम उस काले साये के पास बढ़ाती है और उसे पकड़ने लग जाती है। पर जैसे ही डायना उसे पकड़ने की कोशिश करती है, वो काला साया उसके हाथ में नहीं आता है। हवा की तरफ फुर्र हो जाता है, क्योंकि काला साया पूरा धुएं से बना हुआ था। काला साया कहता है, तू मुझे नहीं पकड़ सकती डायन, पर मैं तुझे जरूर पकड़ सकता हूँ। यही काली शक्तियों की ताकत है। उस काले साये के हंसने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग जाती है। डायना उस काले साये को घूरते हुए कहती है, तू भूल रहा है भक्षानर कि मैं भी एक डायन हूँ और मेरे पास भी काली शक्तियां हैं, जो तेरी इन काली शक्तियों को पकड़ भी सकती हैं और उनको खत्म भी कर सकती है। डायना जैसे ही ये बात बोलती है, डायना के पीछे लटक रही चोटी अपने आप लहराने लग जाती है, जैसे उसमें जान हो। वो चोटी नागिन की तरह हिल रही थी। देखते ही देखते डायना की चोटी लंबी होने लग जाती है और वो काले साये की गर्दन में लिपटने लग जाती है। डायना की चोटी काली शक्तियों से बनी हुई थी और काले साये का धुआं भी काली शक्तियों से बना था, और एक काली शक्ति दूसरी काली शक्ति को छू सकती है, जिस कारण डायना की चोटी उस काले साये के धुएं को पकड़ पा रही थी। काला साया कहता है, नहीं नहीं। डायना की चोटी पूरी तरह से काले साये से लिपट जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे डायना की चोटी उस काले साये को सिकुड़ रही हो और काले साये का साइज कम हो रहा हो। काला साया कहता है, रुक जा डायन। डायना आक्रोश के साथ कहती है, रुकूंगी भक्षानर, पर तेरा दम निकालने के बाद। इतना कहकर डायना उस काले साये को और कसकर दबोचने लग जाती है। पहले तो काला साया चीखते रहता है, पर देखते ही देखते वो जोर जोर से हंसने लग जाता है।
डायना परेशान होते हुए मन ही मन सोचती है कि हंस क्यों रहा है। डायना ने इतना सोचा ही था कि तभी उसे महसूस होता है कि उसकी चोटी की पकड़ कमजोर हो रही है और वो अपने आप छूटती जा रही है, जिसका कारण था काले साए का बढ़ता हुआ आकार। देखते ही देखते काले साए का आकार बढ़ने लग जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि उसका सिर ग्रेवयार्ड कोठी की छत से टच होने लग जाता है। डायना की चोटी की पकड़ छूट गई थी। काला साया डरावनी आवाज में कहता है, मैं तो बस देख रहा था कि डायन में कितना दम है। वो मेरा वार सह भी पाएगी या नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि सह पाएगी। डायन तो मेरे वार से मर जाएगी। तू तो बड़ी कमजोर निकली रे डायन। डायना इतना घबरा जाती है कि उसके समझ में नहीं आता वो क्या करे। काला साया आगे कहता है, तुझे क्या लगा तू मुझे रोक लेगी? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अंत हूं तुम सबका और अंत को कोई नहीं रोक सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं। इतना कहकर काला साया हंसने लग जाता है। डायना को उसकी आंखों के सामने दरवाजा नजर आ रहा था। वो तुरंत कमरे से बाहर भागने लग जाती है और भागते हुए ही नीचे हॉल में पहुंच जाती है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचती है, हॉल की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। डायना भी हॉल में पहुंची ही थी कि तभी उसके सामने अचानक से काला साया आ जाता है, जो उससे दुगना लंबा था। डायना उसके सामने छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। डायना उस काले साए को फिर से अपनी चोटी से लपेटने का सोचने लग जाती है। उसकी चोटी लंबी होकर उस काले साए की गर्दन तक ही पहुंची थी कि तभी वो काला साया डायना की लंबी चोटी को अपने बड़े बड़े दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसकी चोटी के साथ ही डायना को अपने पास खींच लेता है। डायना दर्द से कराहती है। आह! डायना काले साए के पास चली जाती है। वो काला साया अपने साए में डायना को लपेटने लग जाता है और पीछे से डायना को पकड़ लेता है। डायना उस काले साए के चंगुल में फंस जाती है। उस काले साए ने पीछे से डायना को पकड़ लिया था। डायना को ऐसा लगने लग गया था जैसे कोई उसके शरीर पर कोड़े बरसा रहा हो। डायना दर्द से कराहने लग जाती है। उसने अपनी चोटी से अभी भी काले साए को जकड़ कर रखा हुआ था, पर उस काले साए पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो बड़ी बेरहमी से डायना को तड़पा रहा था। डायना का दम घुटने लग गया था। इस तरफ शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। वो ग्रेवयार्ड कोठी से 20 कदम दूर थी। तभी वहां पर भागते भागते कायर और कछुआ आ जाते हैं। कछुआ शालिनी को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, शालिनी। शालिनी जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, शालिनी तुम कहां से आ रही हो? तुम तो आराम करने ग्रेवयार्ड कोठी में ही गई थी ना? शालिनी बहाना बनाते हुए कहती है, हाँ कछुआ गई थी, पर अंदर घुटन सी हो रही थी। जी मचल रहा था, इसलिए हवा खाने बाहर आ गई और टहलते हुए थोड़ा दूर निकल गई। पर फिर डायना की चीख सुनाई दी तो सीधा भागते हुए यहाँ आ गई। कायर कहता है, इसका मतलब वो चीख डायना की थी। लगता है डायना मुसीबत में है। कायर के इतना कहते ही बिना वक्त गवाए शालिनी, कायर और कछुआ तीनों ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ भागने लग जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर उस काले साए ने डायना को पूरी तरह जकड़ लिया था। वो अभी भी दर्द से कराहे जा रही थी। वो पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। डायना कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। उस काले साए ने अपने काले धुएं में उसे कुछ इस तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। काला साया डायना से कहता है, मैंने कहा था ना, तू मुझे नहीं रोक सकती। तू क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं अंत हूं तुम सबका और आज मैं तेरा अंत बनूंगा डायन। तेरा किस्सा आज यहीं खत्म होगा, इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। बड़ा शौक था ना तुझे ग्रेवयार्ड कोठी में रुकने का, आज यही शौक तेरा शोक बनेगा। सदियों से है पुरानी